मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों, लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम 4th ए पेपर में हमने पिछली वीडियो में आपको श्रवण कौशल के बारे में बताया था। आज हम स्पीकिंग स्किल यानी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में बात करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल मनुष्य की एक ऐसी धरोहर है जो चिर संचित है, यानी बच्चा जन्म से ही रोकर या हंसकर अपने भावों को व्यक्त करता है, प्रकट करता है। वो बड़ा होते होते अपने वातावरण में सहज ही सारी बातों को सीख लेता है। वो जीवन के अधिकांश कार्य बोलचाल के द्वारा ही संपन्न करता है। लिपि के प्रयोग से पूर्व कोई भी बच्चा या मनुष्य अपने जो समस्त कार्यकलाप हैं वो बोलचाल की भाषा में ही पूर्ण करता है। वो बोलचाल की भाषा ही धीरे धीरे मानव जाति की सभ्यता, संस्कृति और उसके आचार विचार व्यवहार के इतिहास को अपने हृदय में छिपाए हुए सुव्यवस्थित या परिमार्जित परिवर्धित होकर भाषा के रूप में हमारे सामने आते हैं। आज मानव जाति की कोई भी जो क्रियाएं हैं वो भाषा के बिना संभव नहीं हो पाती। अतः भाषा ही विचारों की काया है। भाषा ही विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है, क्योंकि व्यक्ति अपने भावों को या तो बोलकर प्रकट करता है या फिर लिखकर प्रकट करता है, और दूसरे के विचारों को या तो सुनकर ग्रहण करता है या फिर पढ़कर ग्रहण करता है। इस प्रकार से मनुष्य अपनी अनुभूतियों, अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति बोलकर या मौखिक रूप से उच्चरित करके भाषा के माध्यम से ही प्रकट करता है। संस्कृत का भाषा, अंग्रेजी का टंग और लेनियन का, लिंगुआ फारसी का जुबान आदि शब्दों का मूल अर्थ बोलना, जीवा, जुबान आदि के रूप में ही हो रहा है, क्योंकि बोलचाल का माध्यम यही है। संस्कृति भाषा में बोलचाल के लिए जो प्रयुक्त शब्द है वो है वद तथा वच, तथा इसमें व्युत्पन्न वाद प्रतिवाद, संवाद, जितना भी जो वाद विवाद आदि शब्दों का अर्थ बोलना, उच्चारण करना, बातें करना, सूचनाएं प्रदान करना, समाचार देना, सूचित करना, वर्णन करना, ऐसी प्रवीणता को दर्शाता है। अर्थात बोलचाल से हमारा अभिप्राय है कि व्यक्ति का अपना एक संदेश, वो इसी संदेश को श्रोता के सम्मुख प्रतीकात्मक ध्वनियों के माध्यम से प्रयोग करता है। वो आपस में संप्रेषण करता है, बातचीत करता है और एक दूसरे से अपने मन के भावों को, विचारों को साझा करता है। अलग अलग विद्वानों ने मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की परिभाषाएं अपने अपने तरीके से समयानुसार दी हैं, जिनमें हम सबसे पहले प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के अनुसार देखते हैं। मनुष्य अपने भाव, विचार आदि प्रकट करने के लिए जिन ध्वन्यात्मक संकेतों का प्रयोग करता है तथा जो समाज द्वारा स्वीकृत हो, उन्हें बोलचाल या मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। प्रोफेसर विजय सूद के अनुसार मुंह से बोलकर अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करना ही बोलचाल भाषा कहलाता है। डॉक्टर उमा मंगल के विचारानुसार जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से मुख के अवयवों की सहायता से उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, तब उसे बोलचाल की भाषा कहा जाता है। इस प्रकार से यदि मनुष्य जन्म से गूंगा ना हो अथवा वो किसी असाध्य रोग से ग्रसित ना हो
तो बोले बिना नहीं रह सकता। जिस प्रकार जीवित रहने के लिए खाना, सोना, पीना जैसी अनेक ऐसी सहायक क्रियाएं हैं, उसी प्रकार बोलना भी आवश्यक है। लिखित भाषा सीखने के लिए मानव को औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है, यानी जो फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, परंतु मौखिक भाषा एक अनौपचारिक रूप से ही यानी अनफॉर्मल तरीके से ही कोई भी बच्चा सीख जाता है, क्योंकि इसका पहला पाठ वो अपने घर से, अपने आंगन से, अपने पड़ोस, रिश्तेदार, माता पिता आदि से सीख लेता है। घर के आंगन में सीखी हुई भाषा को ही हम मौखिक भाषा कह सकते हैं, और ये व्यक्ति की जीवन पर्यंत चलने वाली भाषा होती है। अब बोलचाल की भाषा के कुछ गुण हैं जिनको हम देखते हैं, जिसमें शुद्धता होनी चाहिए, क्योंकि सही बोलचाल की भाषा वही होगी जो दूसरे तक विचारों को ठीक तरीके से पहुंचा सकेगी। इसमें शुद्धता होना आवश्यक है, स्वाभाविकता होना आवश्यक है, स्पष्ट होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए और उचित गति यानी गतिशीलता भाषा में होनी चाहिए। अवसर के अनुसार भाषा प्रयोग होना चाहिए। प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए। प्रभावोत्पादकता से भाव है कि जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनने वाले व्यक्ति पर उसका प्रभाव पड़ना चाहिए। वो भाषा शिष्टता से पूर्ण होनी चाहिए। एक सूत्रात्मक होनी चाहिए, यानी एक सूत्र में बंधी हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज हम अब कोई बात हम कर रहे हैं तो बीच में उस बात को छोड़ के हम दूसरी बात करते हैं, फिर उसको बीच में छोड़ दिया, फिर तीसरी बात। उससे समझने वाले या श्रोता में व्यवधान आ जाता है, रुकावट आ जाती है, वो ठीक ढंग से भावों को ग्रहण नहीं कर पाता। एक सूत्रात्मकता भाषा का एक आवश्यक गुण है। विचार में क्रमबद्धता, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो ये भाषा के कुछ आवश्यक गुण हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं स्पीकिंग स्किल्स की, जिसमें एक बार रिपीट करते हैं। भाषा में शुद्धता होनी चाहिए, स्वाभाविकता होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, प्रभावोत्पादकता होनी चाहिए, अवसर के अनुकूल भाषा प्रयोग होना चाहिए, विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक सूत्रात्मक होनी चाहिए। इस प्रकार से अब हम करते हैं भाषा की हमारे दैनिक जीवन में आवश्यकता क्या है, यानी नीड ऑफ स्पीकिंग स्किल इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। इसके लिए भाषा की अभिव्यक्ति सहज तथा सरलता का एक माध्यम है, यानी हमारे जीवन में इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है। जो मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का एक सहज यानी सुबोध, आसानी से समझने वाला एक साधन है। भाषा की शिक्षा मौखिक अभिव्यक्ति से ही प्रारंभ होती है। मौखिक अभिव्यक्ति का में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर रूप से मिल जाते हैं, क्योंकि भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं, उसके मुताबिक ही हम बोलना शुरू करते हैं। बच्चा जब भाषा सीखता है, पहले वो बोलते हुए जो उसके आसपास का जो वातावरण है वहाँ से शब्दों को सुनता है, उसके बाद वो बोलना प्रारंभ करता है। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी का एक चमत्कार या जादू दिखा सकता है। लोकप्रिय जो नेता बनते हैं वो अपनी वाणी के प्रभाव से ही बनते हैं। मौखिक भाषा के विचारों द्वारा विचारों के आदान प्रदान की जो नई नई जानकारियां हैं वो मिल जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। अशिक्षित व्यक्ति का आम बोलचाल की भाषा से ही ज्ञानार्जन का साधन बनता है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकता, तो वो जो अपना ज्ञान अर्जित करता है, जो दूसरे के अनुभवों को ग्रहण करता है, वो आम बोलचाल की भाषा से ही करता है। रोज़मर्रा की हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी हमें मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए और सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी मौखिक अभिव्यक्ति की प्रमुख भूमिका रहती है। व्यावसायिक क्षेत्रों में मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता है। बातचीत की कला का एक अच्छा व्यापार है।
अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए भी भाषा आवश्यक है, व्यक्तित्व विकास के लिए भाषा आवश्यक है और पाठ्यक्रम के सभी विषयों के अधिगम के लिए मौखिक अभिव्यक्ति आवश्यक है। राजनीतिक जीवन को सफल बनाने में मौखिक अभिव्यक्ति चाहिए और इस प्रकार से जो एक दूसरे से जो जिज्ञासा होती है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर देने के लिए भी आमतौर पर मौखिक भाषा ही प्रयोग में लाई जाती है। तो इस प्रकार से जो भाषा है ये संयम विकसित करती है, क्योंकि दूसरे को सुनना है फिर उसके बाद उसका उत्तर देना है। ये आत्मविश्वास का विकास करती है। हर्ष, विषाद, क्रोध आदि जो हमारे हाव भावपूर्ण हैं उनकी अभिव्यक्ति भी मौखिक अभिव्यक्ति से ही होती है, क्योंकि कुछ शब्द लिखे जाते हैं, जो शब्द लिखे जाते हैं उनमें क्रोध का भाव है, उनमें घृणा का भाव है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता, जबकि ये सुनने वाले के फेस एक्सप्रेशन से, ये सुनने वाले के शब्दों के कहने के ढंग से भी स्पष्ट हो जाता है। संक्षिप्तता इसकी एक आवश्यकता है और भाषण करने की योग्यता को विकसित करने में भी आवश्यक है। इस प्रकार से जो उपयुक्त जो आवश्यकताएं हैं इनको भाषा शिक्षक बोलचाल की कला के विकास में बड़ा महत्व एक शिक्षक को देना चाहिए और बोलचाल की भाषा को नियोजित, विधिवत, उपयोगी और प्रभावशाली बनाकर ही एक अच्छी अभिव्यक्ति का आरंभ किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसकी आवश्यकता हो गई है, विशेषता या इसके गुण हो गए हैं। अब है मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में, यानी उसमें कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं और उनका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। यानी व्हाट आर द एरर्स इन स्पीकिंग, हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड, हम उसको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। भाषा शिक्षक के नाते विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति के सम्यक विकास के लिए ये आवश्यक है कि हमें विद्यार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी जितनी त्रुटियां हैं उनके कारणों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि उनके निराकरण के लिए, उनको दूर करने के लिए जो उपचारात्मक कदम हैं वो उठाए जा सकें। ऊपर वर्णित जो अभिव्यक्ति की जितनी भी विशेषताएं हैं उनके अभाव में त्रुटियां बनी रहती हैं, क्योंकि जो गुण हैं या जो विशेषताएं हैं जब उनमें कुछ कमी आ जाएगी उनको हम त्रुटियां कहेंगे। इस प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी जो वार्तालाप है या विचार विमर्श में स्पष्टता है, सरलता है, प्रभावोत्पादकता है, जैसे जितने भी गुण हैं उनके अभाव में ही मौखिक अभिव्यक्ति दोषपूर्ण बन सकती है या बनती है। तो इस आधार पर मौखिक अभिव्यक्ति में प्राय कुछ दोष पाए जाते हैं जिनका वर्णन हम इस प्रकार से कर रहे हैं। अधिक न्यून या अधिक गति, यानी किसी वाक्य को इतने खंड खंड में ना बोलना या बहुत शीघ्रता से बोल जाना, ये भाषा में व्यवधान उत्पन्न करती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं तब भी भाषा समझ में नहीं आती, और जो बहुत अधिक फास्ट जो डिलीवर करते हैं तो वो उन शब्दों को भी श्रोता नहीं पकड़ पाता। इस प्रकार से यानी अधिक न्यून भी ना हो और अधिक गति भी ना हो। प्रवाह में ओजस्विता की कमी का आना, भाषा में आरोह और अवरोह की जानकारी न होना या आरोह अवरोह का निश्चित रूप न होना, इस प्रकार से कुछ मनोवैज्ञानिक दोष भी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी होते हैं जो संकोची होते हैं, कुछ के मन में भय होता है या कुछ भ्रम में होते हैं, झिझक होती है, क्रोध के कारण, हीनता के कारण, उनमें इस प्रकार के भाव उत्पन्न होने के कारण मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविक रूप से ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको हम मनोवैज्ञानिक कारणों के अंतर्गत रखते हैं। उच्चारण संबंधी जो अवयव हैं उनमें कुछ कमी हो सकती है। किसी की जैसे जीवा है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, या कंठ में किसी प्रकार का कोई व्यवधान है, कोई रुकावट आ गई है, उससे भी, क्योंकि मुख के अवयव ही जब सही नहीं होंगे
तो सही ध्वनियों का उच्चारण नहीं हो पाएगा। सुनियोजित जो शैक्षिक क्रियाकलाप हैं उनका विद्यालय स्तरीय आयोजन होना। इस प्रकार से क्योंकि बालक बालिकाओं में मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी जो त्रुटियों के निराकरण के लिए उनके अध्यापक साथियों की सहायता से संकोची या भयभीत बच्चों को कक्षा में जो सभाएं करवाना, विद्यालयों में उत्सव का करवाना, प्रार्थना स्थल पर या सामूहिक सभा में उनको क्षमता के अनुसार निर्धारित विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए कहना या प्रोत्साहित करके भी उन्हें निरंतर बोलने की प्रेरणा दी जा सकती है। उन्हें निरंतर प्रेरणा प्रदान कर यथावत उनकी प्रशंसा करके भी विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति के लिए तैयार किया जा सकता है, अच्छा वक्ता बनाया जा सकता है। अब त्रुटियों को, जितनी भी त्रुटियां आती हैं उन त्रुटियों को दूर करने के कुछ उपायों पर हम चर्चा करते हैं। बच्चों की त्रुटियों को ठीक करने के लिए उनके स्वर यंत्र को किसी भी डॉक्टर के द्वारा या चिकित्सक के द्वारा ठीक करवाया जाए, स्वर यंत्रों को साधा जाए, यानी और प्राकृतिक कारणों से बालक कोई शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता है तो उसके माता पिता को सूचित करना चाहिए कि वो उचित चिकित्सक से परामर्श लें। शिक्षक स्वयं बोलने का जो दृष्टांत है वो पेश करे, जिसमें तेजी, शीघ्रता या क्रोधपूर्ण वातावरण ना तैयार किया जाए। बालकों में किसी भी प्रकार का बोलने से संबंधित संकोच ना आने दिया जाए। बालकों में जितनी भी बोलने से संबंधित कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जाए और जो भाषा क्षेत्रीयता, प्रांतीयता और व्याकरण संबंधी जो दोष हैं उनकी ठीक प्रकार से जानकारी प्रदान की जाए। बोलते समय तत्परता या जो भावानुसार वाणी में उतार चढ़ाव की तरफ भी शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। इन त्रुटियों को दूर करके हम विद्यार्थी को अच्छा बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हम विद्यार्थियों को अच्छा बोलने के लिए कह सकते हैं और विद्यार्थी आम अपने जीवन में, समाज में सामंजस्य बिठाने के लिए, अच्छा बोलने के लिए तैयार हो जाता है। अब मौखिक अभिव्यक्ति को डेवलप करने के लिए कुछ विधियों का सहारा लिया जाता है, जिसमें कहानी कहना और सुनना। कहानी कहने और सुनने से विद्यार्थियों में दोनों श्रवण कौशल भी और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों कौशल विकसित होते हैं। क्योंकि पहले एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को कोई कहानी सुनाई जाती है, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा वही उसे सुना पाएगा। फिर बच्चों से सुनाने के लिए कहा जाता है। तो बच्चा जब उसे सुनाता है तो उसका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास होता है, जब बच्चा सुनता है तो उसे श्रवण कौशल विकास होता है। चित्र वर्णन करवाना, कोई विद्यार्थियों को चित्र दिखा दिया, उस चित्र का वर्णन करने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाए। कविता पाठ करवाना, विद्यार्थियों को पुस्तक देके कविता का पाठ करने के लिए कहा जाए। तो इस प्रकार से आपसी वाद विवाद, वार्तालाप, संगोष्ठियाँ, अंताक्षरी प्रतियोगिता, इस प्रकार से कुछ मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के ऐसी विधियां हैं जिसमें अध्यापक इन विधियों को कक्षा में अपनाकर विद्यार्थी में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित कर सकता है। जिसमें दोबारा से हम बच्चों मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की जो विधियां हैं उसको रिपीट करते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के लिए कहानी कहना और सुनना, कविता पाठ करवाना, चित्र वर्णन करवाना या वार्तालाप विद्यार्थियों से करना, विद्यार्थियों में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, अंताक्षरी प्रतियोगिता का आयोजन करना और आपस में विद्यार्थियों में कोई नाटक करवाना, क्योंकि विद्यार्थियों को वहाँ भी फिर बोलने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। बाल सभाओं का आयोजन करना, विद्यार्थियों को कक्षा में एक एक करके अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति करवा के ही उनकी उच्चारण संबंधी त्रुटियों को जांचा जा सकता है। एक अध्यापक के द्वारा उन त्रुटियों को ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही विद्यार्थी लिखने में गलतियां करते हैं जो विद्यार्थी बोलने में गलतियां करते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चा
सही ढंग से शब्दों को बोलता है, वो सही ढंग से उन शब्दों को फिर लिखने में भी उसकी सहायता होती है। इस प्रकार से बच्चों आज हमने मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के बारे में बात की। कल हम अपना श्रवण कौशल हो गया, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल हो गया, इसके बाद हमारी आती है रीडिंग स्किल एंड द राइटिंग स्किल। इस सिलेबस में आपकी 4 ही स्किल हैं। इन चारों क्वेश्चनों में आपका जो पेपर है वो कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।